नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने शेरशाह सूरी के साम्राज्यों के बारे में जाना था कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा था और इसके साम्राज्य से संबंधित कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक 2 था शेरशाह सूरी का, ये टॉपिक 3 है शेरशाह सूरी का। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बात और कहना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, वो ये कि इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने जानकारी दी थी कि जो कानून गो हैं वो इनके प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में, प्रशासनिक जो इनकी व्यवस्था थी उसके बारे में उन्होंने जो जानकारी दी थी कि वो किस प्रकार से करते थे, कि उनका प्रशासनिक प्रबंध नहीं था, वो जानकारी देते हैं। लेकिन एक और थे, ठीक है ना, तो भगवत शरण जी, ठीक है, वो कहते हैं कि प्रशासन की सुविधा थी और अब्दुल फजल ने इनके प्रशासन को 63 सरकारों में बांटा हुआ बताया था, क्योंकि उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। किससे? अब्दुल फजल से। उन्होंने क्या बताया था कि बंगाल में थे इसके 16 सरकारों में विभक्त था बंगाल। क्यों विभक्त था? ताकि कोई भी जो अफगानों के सरदार थे वो विद्रोह ना करें और अपनी शक्ति को ज्यादा ना बढ़ा पाए, ताकि क्योंकि ये सरदार क्या थे, ये अपने शक्ति को बढ़ाते थे और विद्रोह करते और अपना राज्य स्थापित कर देते थे। तो शेरशाह सूरी ने इसी चीज को देखते हुए अपने पूरे साम्राज्य को सरकारों में विभक्त कर दिया। तो 16 थे बंगाल में और जो बाकी बचे थे 47 वो थे सिंध से लेकर पंजाब, सिंध से लेकर बंगाल या फिर बंगाल से लेकर सिंध तक आप उन्हें मान सकते हो। तो अब हम उन्हीं के बारे में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लेंगे कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में पूछा जाता है। जिस प्रशासन इकाई का इसने करा था ना, शेरशाह ने अपनाया था, ठीक है, जिस प्रशासन को या प्रशासन की इकाई को अपने साम्राज्य में इसने अपनाया था वो क्या थी? वो विलायत के नाम से जानी जाती है, विलायत के नाम से जानी जाती है। और विलायत वही है प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए, यानी कि जो इसके सरकार थी, सरकारों में यानी फरगनों में, सरकारों में, सूबों में, ठीक है, जिलों में, आप ये भी कह सकते हैं, इसने बांट दिया था। तो उसमें जो प्रशासनिक जो व्यवस्था बनाई थी वो थी विलायत। और विलायतों का गठन इसने किस किस सरकार में या जिलों में या सूबों में या परगनों में किया था? तो वो थे बंगाल, मालवा, बंगाल, राजपूताना और मुल्तान। अब ये वो 4 सरकारें हैं, यानी वो इसके 4 परगने हैं, सूबे हैं, जिले हैं, जिनमें इसने विलायत यानी प्रशासन की व्यवस्था का गठन किया था। जैसे देखो, मालवा तक इसका क्षेत्र था, बंगाल जो कि बंगाल और बिहार का ये सबसे पहले बना ही था सुल्तान, राजपूताना राजस्थान की तरफ और मुल्तान जो कि सिंध की तरफ है। तो यानी अब भी इसने अपने राज्य को, अपनी सल्तनत को इसने 4 सरकारों में, यानी कि अब जो गठन किया ना विलायत का, प्रशासन की व्यवस्था के लिए जो एक मुख्यालय बने वो ये 4 ही थे। इसने इन सरकारों में विलायत का गठन किया था। यहां से ही अब प्रशासन की सारी समस्याएं इन जगहों से व्यवस्थित की जाएंगी, यानी शुरू की जाएंगी, लागू की जाएंगी। इसमें 2 अधिकारी थे, शेरशाह समय में 2 अधिकारी थे जो कि आप कह सकते हो सल्तनत काल के समय में क्या थे? सिख थे, सिखों में थे। जैसे कि इसमें सरकारों में बटे, उस दौरान सिखों में, परगनों में थे। तो इसी प्रकार ये थे। तो इसका जो अधिकारी था, एक था सिकदारान। ये क्या था? ये सामान्य प्रशासन से संबंधित अधिकारी था, जो सामान्य रूल रेगुलेशन यानी व्यवस्था थी, प्रशासन की इकाई थी, वो इससे संबंधित था। दूसरा कौन था? मुंसिफान। ये कौन था? ये जो अधिकारी था शेरशाह सूरी के समय में, ये भू राजस्व से संबंधित अधिकारी था, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी भूमि से
संबंधित समस्या थी, राष्ट्र थे, व्यवस्था थी, वो जो था वो मुंसिफ और मुंसिफान अधिकारी था। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य को यानी अपनी सल्तनत को सरकारों में बांटा था, ठीक है ना। और सरकारों के बाद में इसने सरकारों को किस में बांटा था? परगनों में। और फरगनों का जो परगने थे उसका अधिकारी कौन था? तो जो उसका अधिकारी था वो सिकदारान था ही। सिकदारान के साथ साथ और भी था जिसको खजान भी कहा जाता था। भूमि राष्ट्र की अगर व्यवस्था की बात करें तो ये जो अधिकारी थे ये अधिकारी फरगनों थे यानी क्षेत्र संबंधित, ठीक है ना, कि भाई इतना बड़ा हमारा प्रशासन है, इसका जो अधिकारी होगा सिकदार और खजान, ये दोनों ही होंगे। लेकिन इसके बाद में भूमि से संबंधित यानी आय से संबंधित राष्ट्र जो वसूल करने वाला अधिकारी था वो मुंसिफ के साथ साथ मुंसिफान यानी अमील, मुंसिफ और या अमील के नाम से भी उसे जाना जाता है। क्या? अमील भी इस चीज का अधिकारी था। प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी किसकी? शेरशाह सूरी के समय में प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो डेल और मौजा, डेल के साथ साथ मौजा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। डेल क्या होता है? शेरशाह सूरी के समय में कृषि के साथ साथ रहने वाली जगह यानी आवासीय जगह को कहते थे डेल, ठीक है। मौजा उस क्षेत्र को कहते थे, उस जमीन को कहते थे जिसमें केवल कृषि की व्यवस्था की जाती थी, केवल कृषि संबंधित ही थी ये जगह, तो इसे मौजा कहते थे। इसका जो प्रधान होता था यानी इसका जो अधिकारी होता था वो होता था पटवारी। और क्षेत्रीय अपराधों की अगर हम बात करें तो इसने क्या करा था? शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को क्षेत्र में जो बांटे थे तो उसमें जो समस्या पैदा होती थी, क्षेत्र में जो छोटे छोटे अपराध होते थे यानी चोरी, डकैती, लूटपाट और जमीन जायदादों से विवादित जो भी समस्या होती थी, इसने क्या करा? इनको मद्देनजर रखते हुए जमींदार को ही ये सारी चीजें यानी पहले गांव की व्यवस्था को देखने के लिए नगर ग्राम पंचायत तो थी, लेकिन ग्राम पंचायत का जो अधिकारी बना दिया वो जमींदार को, यानी क्षेत्र में जो अपराध होते थे, जो भी व्यवस्था को देखता था वो था जमींदार। अगर किसी चीज की कोई भी घटना उसके समय में घटती थी तो जवाब किससे मांगा जाता था? जमींदार से। ये सब जमींदार के अंतर्गत, यानी अब वो थोड़ा रिलैक्स होकर शासन करने लगा कि भाई जो भी छोटी मोटी चीजें देखेगा जमींदार देखेगा, अगर ये बात जमींदार नहीं संभाल पाएगा मेरे पास आएगा, अगर मैं देखूंगा तो मैं पूछूंगा, जवाब पूछूंगा, भाई तुझसे क्यों ना देखा गया, ठीक है। तो जमींदार इन चीजों को देखता था। और भूमि संबंधी अब हम अगर इसकी बात करें कि आखिरकार इसने भू राष्ट्र व्यवस्था किस प्रकार से, ये हो गई प्रशासन की इकाइयां, भाई किनके द्वारा शेरशाह सूरी का प्रशासन देखा जाता था, यानी बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर पर कौन कौन महत्वपूर्ण अधिकारी थे जिनके आधार पर पेपरों में पूछा जाता है। भूमि की अगर व्यवस्था की हम बात करें, भाई राष्ट्र व्यवस्था जो थी शेरशाह की किस प्रकार थी, तो राष्ट्र व्यवस्था यानी भूमि में सुधार करने के लिए शेरशाह सूरी ने क्या करा था? भूमि की सुधार के लिए इसने एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था अहमद खां। इसने अहमद खां को छोड़ा था और अहमद खां ने क्या करा था कि हिंदू ब्राह्मणों को लेकर भूमि सुधार के तरीके तो ढूंढे, प्लस उसकी नाप तोल करने के लिए, ठीक है ना, नाप तोल करने के लिए, उस व्यवस्था करने के लिए हिंदू ब्राह्मणों की सहायता इसने ली और पूरे साम्राज्य की भूमि रास्व करा। क्या कि भूमि अगर इतनी होगी तो इससे जो उत्पादन होगी उत्पादन के अनुसार ही हर आय ली जाएगी, ये इसकी सोच थी, इसलिए इस अधिकारी को इसने वहां पर करा। अब वो जमीन जो थी उसे नापने के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए थी, जब चीजें चाहिए थी तो इसने क्या करा था? देखो यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भूमि माप के लिए इसने अब क्या करा? एक गजे सिकंदरी, शेरशाह सूरी के समय में भूमि नापने के लिए गजे सिकंदरी का इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे जमीन को नापा जाता था और उत्पादन का 1/3 हिस्सा उनसे भू राजस्व के आधार पर ले लिया जाता था। तो जो गजे सिकंदरी था इसकी लंबाई कितनी थी?
इसकी लंबाई थी 39 अंगुल, यानी 39 अंगुल बोल सकते हैं उसे, 32 इंच कह सकते हैं उसे, या 3/4 मीटर भी उसे कह सकते हैं। ये था गजे सिकंदरी की माप का। अगर भूमि माप की अगर हम बात करें तो भूमि की जो माप की पद्धति थी, पद्धति जो थी शेरशाह सूरी के समय में जो भूमि माप की पद्धति वो जब्ती पद्धति थी। क्या थी? जब्ती पद्धति थी। और ये जो पद्धति थी ये टोडरमल ने बनाई थी। टोडरमल ने बनाई थी, इसलिए इसे टोडरमल के नाम से भी जाना जाता है। और टोडरमल ने इसकी उत्पत्ति करी थी, तो इसलिए ये जो टोडरमल है इसे इसका जनक भी माना जाता है। किसका? जब्ती पद्धति का जनक टोडरमल को माना जाता है। अब ये जो गजे सिकंदरी था इसे मापने के लिए इस्तेमाल क्या चीज होती थी? इसे मापने के लिए करते थे जरीब का प्रयोग। किसका? जरीब का प्रयोग करते थे। अब ये जरीब क्या चीज थी? जरीब जो थी वो सन नाम की लकड़ी थी, एक तरह की सन नाम की रस्सी या लकड़ी। आज भी गांव में बहुत सारी जगह जो कि आधुनिक समय में खाटे बनती हैं वो सन की रस्सी से बनती हैं। तो सन को पानी में डुबो के रखना पड़ता है, उसके बाद में फिर वो निकालना पड़ता है। तो आप इसे समझ सकते हैं, या तो सन की रस्सी या सन का डंडा उस जरीब का भूमि मापने में प्रयोग किया जाता है, यानी माप की इकाई में इसका प्रयोग किया जाता था। माप की जो सबसे छोटी इकाई थी सिकंदर के हमें शेरशाह सूरी के समय, सॉरी सिकंदर बोल गया, शेरशाह सूरी के समय में जो माप की सबसे छोटी इकाई थी तो वो बीघा था। बीघा था। और सबसे बड़ी जो इकाई थी शेरशाह सूरी के समय में परगना, परगना था। लेकिन शेरशाह सूरी ने जो पद्धति शुरू की थी वो क्या थी? रेयतवाड़ी। रेयतवाड़ी पद्धति थी शेरशाह सूरी ने। ये भी चीज आपने याद रखना। जब्ती पद्धति थी, माप की पद्धति जो थी वो जब्ती थी, लेकिन शेरशाह ने जो पद्धति शुरू की वो रेयतवाड़ी। इसमें क्या करा जाता? किसानों को पट्टा दिया जाता था, पट्टे के साथ साथ उससे कबूलियत भी लिखवाई जाती थी। इससे क्या होता था? वो जो जमीन थी उस पर स्पष्ट तरीके से किस किसान का हक है, किसका नाम है, वो क्लियर हो जाता था। ठीक है। और उसी के आधार पर फिर ये राशि वसूला जाता था। इसने क्या करा? शेरशाह सूरी ने जमीनों को 3 भागों में बांटा था। अपने जमीनों को, अपने सल्तनत की जो जमीन थी, शेरशाह सूरी के शासन से संबंधित जो भी क्षेत्र था जिसमें उपजाऊ जो जमीन थी, उन्हें 3 भागों में बांटा था उत्पादन के अनुसार। जैसे वो जमीन क्या थी? उत्तम किस्म की, मध्यम किस्म की और निम्न किस्म की। यानी कहां बहुत अच्छी फसलें, उसके बाद में कहां पर मध्यम वर्ग की फसलें और कहां पर निम्न स्तर वाली उत्पादन की जो जमीन है, वो इस तरीके से इसने बांटी। ठीक है। और जो राजस्व लिया जाता था वो मैंने भी आपको बताया, राजस्व उत्पादन का जो पैदा होती थी, जो पैदावार होती थी, उसका 1/3 भाग लिया जाता था। इसके बाद में शेरशाह सूरी ने क्या करा कि अनाजों की जो दर थी, अनाजों की जो दर थी उसकी तालिका तैयार करवाई। तालिका तैयार कराई। इस तालिका को किस नाम से जाना जाता था? रया के नाम से। रया के नाम से इस भूमि यानी कि इस तालिका को, अनाज की दर की जो तालिका है वो रया के नाम से जानी जाती ही थी। अब बात करें हम शेरशाह सूरी में भूमि मापने वाला, जो भूमि माप में जो था अधिकारी, भूमि माप का जो अधिकारी था और राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, ये कहते हैं इन अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था ना, इन अधिकारियों को जो वेतन है ना, वेतन दिया जाता था, उसमें भी एक जरीवाना, क्या था? जरीवाना और महसलाना कर लगाया जाता था। ठीक है ना। यानी जो दो अधिकारी थे ना, भूमि माप का अधिकारी और राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, उन्हें जो वेतन दिया जाता था उस वेतन पे भी जरीवाना और महसलाना कर लगता था। जरीवाना कर जो लगता था वो 2.5% था, 2.5% लगता था। और महसलाना कर जो था वो 5% की दर से लगाया जाता था। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, जिससे क्या है
कि अकाल की समस्या से निपटने के लिए, अकाल पड़ते थे उस समय बहुत ज्यादा, तो अकाल की समस्या से भी निपटने के लिए इसने 2.5 शेर मर प्रति, यानी प्रति मन 2.5 शेर, क्या था, प्रति मन 2.5 शेर राजकीय गोदामों में जमा करने के आदेश भी दिए थे। क्योंकि भाई आप 2.5 शेर मन प्रति बीघा यानी प्रति मन 2.5 शेर लेंगे और वो राजकीय गोदाम में जमा करेंगे, ताकि अकाल की अगर समस्या होती है तो हम उसे फिर जनता के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो हसन खां है। इसकी जानकारी भी देने वाले भाई यहां से संबंधित पेपरों में पूछा जा सकता, किस में ये जानकारी मिलती है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि हसन खां की तारीख शेरशाही, क्या तारीख शेरशाही में ये हमें जानकारी मिलती है। बात करें इसके शासन से अच्छी व्यवस्थाओं की, कि भाई शेरशाह ने किस प्रकार से व्यवस्था की थी, यानी आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी ने अपने शासन के दौरान 4 सड़कों का निर्माण करवाया था। 4 सड़कें जो थी ये पेपरों में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है, मिलान के लिए भी आ चुकी है कि कौन सी सड़क कौन से क्षेत्र से कितनी दूरी पर थी, ठीक है। तो इसने 4 सड़कें बनवाई। पहली सड़क जो बनवाई सोनार से लाहौर, सोनार से लाहौर। अब देखो पेपरों में ऐसा भी हो सकता है कि लाहौर से सोनार कर दिया जाए, लेकिन आपने समझना यह है कि वो लाहौर का बाद में शासक बना था, पहले बना था सोनार यानी बंगाल का, बंगाल और बिहार, उसके बाद में ये आगे बढ़ा था। तो सोनार से लाहौर तक इसने सड़क बनवाई जिसका नाम था जीटी रोड, जिसका नाम जीटी रोड था। और ये सड़क सबसे लंबी थी, इसकी लंबाई थी 15 कोस, 15 कोस यानी 4500 किलोमीटर, 15 कोस 4500 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, एक में 3 किलोमीटर, तो 15 थी 4500 किलोमीटर की सड़क थी। दूसरी सड़क जो इसने बनवाई वो आगरा से बुरहानपुर के लिए बनवाई, ठीक है। और तीसरी सड़क जो इसने बनवाई वो आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी, जोधपुर से होते वो चित्तौड़ तक जाती थी। चौथी जो शेरशाह सूरी ने सड़क बनवाई थी वो बनवाई थी लाहौर से मुल्तान के लिए, लाहौर से मुल्तान। इसके साथ साथ इसने यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारी अपने संपूर्ण साम्राज्य में 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। 1700 सराय जो थी सड़क के किनारे छायादार वृक्ष, उनके रहने का, खाने का, जानवरों के चारे का, सबका प्रबंध भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। और ये जो 1700 सराय हैं इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। तो इसने 1700 यानी 1700 सरायों का निर्माण करवाया। और इसका जो प्रबंध करने वाला अधिकारी था कौन था, इसका प्रबंध करने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था इमाम मुआनिज, इमाम मुआनिज इसका अधिकारी था। बात करें इसने अपने साम्राज्य में किस प्रकार से सिक्के प्रचलित किए थे, यानी लेन देन की प्रक्रिया में किस प्रकार के इसने सिक्के चलाए थे। तो इसने जो चलाए थे 167 ग्रेन का, याद रखना सिक्कों से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है। तो 167 ग्रेन का चलाया था इसने सोने का सिक्का, उसे कहते थे असरफी। इसके काल में, शेरशाह सूरी के काल में 167 ग्रेन का सोने का सिक्का था जिसे असरफी कहते थे। इसके बाद 180 ग्रेन का सिक्का चलाया इसने, 180 ग्रेन का सिक्का चलाया जिसे क्या कहते थे, चांदी का सिक्का। 180 ग्रेन का सिक्का था जिसे कहते थे चांदी का सिक्का। 180 ग्रेन के चांदी के सिक्के में शुद्ध जो चांदी थी वो 175 ग्रेन थी। क्या थी, 175 ग्रेन थी। यानी यही 180 जो इसमें दिया हुआ है, 180 ग्रेन के चांदी के सिक्के में 175 ग्रेन शुद्ध चांदी थी, ठीक है। ये सिक्का भी इसने, इस सिक्के का क्या नाम था, इसका नाम था रुपया। इस सिक्के को रुपये के नाम से जाना जाता था। यानी शेरशाह ने अपने समय में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए थे। आप एक तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पेपरों में पूछे जाते हैं सिक्के, 167 ग्रेन सोने का उसे कहते थे असरफी, 180 ग्रेन चांदी का उसे कहते थे रुपया, और एक चलाया था 300 ग्रेन का, 300 ग्रेन का सिक्का चलाया था एक। भैया 300 ग्रेन का जो सिक्का चलाया था
वो था तांबे का सिक्का। इन सिक्कों से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको शेरशाह सूरी के शासन से संबंधित, उसके प्रशासन से संबंधित, सिक्कों से संबंधित, उसके आर्थिक या फिर सांस्कृतिक जो थे, जैसे कि सरायों का निर्माण, उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में किस प्रकार से आते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। ये शेरशाह सूरी का टॉपिक 3 है। इससे पहले हम शेरशाह सूरी के 2 टॉपिक और कवर कर चुके हैं। जो बच गया है वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।